Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. Let's crack the gate. हमने यहाँ पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे थे. In basic civil engineering course, 17th lecture is completed. Today is the last lecture of the surveying. We divided our syllabus in the three modules. First is surveying, second is the building material and transportation, third is environment part. Today is the last lecture of the surveying. अब इससे पहले अपन ने वहां पर कंपास के बारे में पढ़ लिया था, लेबलिंग के बारे में स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी अपन को डायरेक्ट लेवलिंग करनी है, डिफरेंशियल लेवलिंग करनी है, तो उसके लिए अपन ने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पढ़ा था. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में अपन ने क्या करा था, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकाला था. हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने वहां पर पढ़ा था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे. हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू क्या होता है वहां पर, बेंचमार्क का एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, इन दोनों को जोड़ेंगे. जहां पर तो क्या जाता था, वहां पर क्या रहा था, वहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई थी. ठीक है, जैसे मैं दोबारा यहाँ पर एक आपको रिवाइज कर देता हूं. दिस इज द मीन सी लेवल. यदि आपका ये मीन सी लेवल है, ये आपका ग्राउंड है. ठीक है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट था. तो यहाँ पर ये टेलीस्कोप था. टेलीस्कोप से क्या होती है, लाइन ऑफ द साइट जाती है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ द साइट की मीन सी लेवल से जो हाइट होती है उसको अपन क्या बोलते थे वहां पर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द बेंचमार्क. दिस इज द बेंचमार्क. द एलिवेशन ऑफ द बेंचमार्क वी ऑलरेडी नो. दिस इज द बेंचमार्क. तो वी नो द एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट. लेट्स सी, this is the 100. Then we put the stop here and measure the reading. This reading is known as the back side. Then if we add the elevation of benchmark, we add the reading of elevation of benchmark plus back side. यदि अपन आपस में इनको जोड़ देंगे तो वहां पर क्या आ जाता था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है. तो अपन ने यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया. अब उसके बाद अपन को यदि पीबी पॉइंट का अपन को क्या चाहिए था, एलिवेशन चाहिए था. तो क्या करते थे, यहाँ पर बी पॉइंट पर अपन स्टॉप को रखते थे. देन वी मेजर द what we measure, foresight. This reading is known as the back foresight. We already know this height. If we subtract the foresight from the height of instrument, then the elevation of the point B is obtained. तो पॉइंट बी का एलिवेशन क्या हो जाता है, अपन को कैलकुलेट हो जाता है. तो हमने क्या करा था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के द्वारा हर कोई पॉइंट का एलिवेशन इस तरह कैलकुलेट करा था. ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है वहां पर राइज एंड फॉल मेथड. एग्जाम में कभी कभी बोल दिया जाता है कैलकुलेट द आरएल, रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट. यदि वहां पर मेथड स्पेसिफाई नहीं करा जाता, then you can use either height of instrument method or rise and fall method. Any of one method you can use, but when method is specified, यदि वहां पर method specify कर दिया जाता है कि height of instrument method से solve करना है, solve and calculate the reduce level using the height of instrument method और यूजिंग द राइज एंड फॉल मेथड. यदि वहां पर मेथड स्पेसिफाई कर दिया जाए तो आपको जो मेथड स्पेसिफाई करा जाता है उसी को यूज लेना है. उसके बाद अपन ने पढ़ा था वहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में एक चेक था. विच चेक वी यूज इन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड. इन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वी यूज द चेक समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल. अपन वहां पर ये चेक यूज लेते थे. यदि इफ द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, इट मींस योर कैलकुलेशन एंड कैलकुलेटेड रिड्यूस लेवल इज करेक्ट. आपकी कैलकुलेशन सही है और वहां पर जो आपने रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करा है वो भी वहां पर क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है. अब नेक्स्ट मेथड आता है राइज एंड फॉल मेथड. राइज एंड फॉल मेथड नाम से पता लग रहा है राइज एंड फॉल. इट मींस इन दिस मेथड we calculate the rise of the point with respect to the previous point. In this method we calculate and identify and measure the rise and fall of a point from the previous point. कि हमारा जो पॉइंट, जैसे अपन पॉइंट बी मेजर कर रहे हैं,
तो पॉइंट बी जो है पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ये अपन चेक करते हैं। वहां पर पॉइंट सी का एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखते हैं पॉइंट सी इज राइज और फॉल विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट बी। जैसे अपन बात करते हैं, माना कि हमारा ये हमारा मेन सी लेवल हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, क्लियर, दिस इज आवर ग्राउंड और सरफेस, this is the benchmark, then we already know the elevation of this point, this is the instrument, clear, so I put the stop here, then this is the point A, then measure the value of this, then this is known as the backside, then put the level at the point B, we want to calculate the elevation of point B, then we put the stop at the point C, we also want to calculate the point elevation of point C. Here point B is not the four side, it is the intermediate side, because intermediate side क्या हुआ, क्योंकि ये बीच में आ गया, यहाँ पर अपन ओनली एक ही रीडिंग मेजर करें, this is the four side because this is the final reading, after that we change the position of instrument, उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो हम यहां पर देखेंगे कि पॉइंट बी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, पॉइंट बी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, वी वांट टू कैलकुलेट दिस। देखिए वहां पर पॉइंट बी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, वहां पर राइज हो रहा है, आ रही बात समझ में, तो राइज हो रहा है तो इसका एलिवेशन पॉइंट ए से ज्यादा है या कम है, it means the elevation of the point is more than the elevation of A, it means point B is higher than the point A, point B का पर हाई पर है point A की अपेक्षा, तो इसका मतलब क्या हुआ, point A के एलिवेशन में राइज का मतलब आपने क्या कैलकुलेट करा है, कितना राइज हो रहा है, तो आपने राइज क्या कैलकुलेट करा है, ये वाली हाइट कैलकुलेट करी, यहाँ पर आपने यदि इस बैक साइड में से ये इंटरमीडिएट साइड कटाऊंगा तो ये वाली रीडिंग आएगी नहीं आएगी, और ये हमारा क्या है, राइज है, इतना राइज हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। अब यदि वहां पर मेरे को एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए पता है और एलिवेशन ऑफ द पॉइंट में यदि मैं ए जोड़ देता हूं, मतलब राइज जोड़ देता हूं, तो एलिवेशन ऑफ द पॉइंट भी आएगा या नहीं आएगा, बताइए, समझ आई बात। यहां पर अपन क्या दे रहे हैं, प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट बी क्या हो रहा है, पॉइंट ए की अपेक्षा राइज हो रहा है, ऊपर है, उसकी हाइट ज्यादा है, कितना राइज हो रहा है, यहाँ पर मैं रेड कलर से बना रहा हूं, कितना राइज हो रहा है, यहाँ पर ये ब्लू कलर से जो बन रहा है वो राइज हो रहा है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना राइज हो रहा है, देखो यहाँ पर बैक साइड इतना, ये इंटरमीडिएट साइड, यदि इसमें से बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड घटाएंगे तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द राइज ऑफ पॉइंट बी आएगा नहीं आएगा, बोलिए, आ गया। उसके बाद अब अपन को क्या करें, अपन को पॉइंट ए का एलिवेशन ये है, तो इसमें यदि मैं ये राइज जोड़ दूंगा तो वहां पर पॉइंट बी का एलिवेशन आएगा या नहीं आएगा। नाउ हाउ, ये दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट बी विद द राइज एंड फॉल मेथड। अपन देखते हैं पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। पॉइंट सी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पॉइंट सी इज बिलो द पॉइंट बी, इट मींस द रीडिंग, द एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, एलिवेशन बोल सकते हैं, द पॉइंट सी इज बिलो द पॉइंट ए, इट मींस वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड में से फोर साइड घटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है नहीं यार, तो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये आया नहीं है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट सी का एलिवेशन, बेटा पॉइंट बी का एलिवेशन ये है या नहीं है, बताइए। तो पॉइंट बी के एलिवेशन में से दिस फॉल मैं घटा देता हूं तो पॉइंट सी का एलिवेशन आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। नाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट द फॉल फ्रॉम द एल्टीट्यूड और एलिवेशन और रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट बी, देन वी ऑब्टेन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ई। आ रही बात समझ में। तो अपन ने क्या करा, वहां पर पॉइंट बी के एलिवेशन में से अपन ने फॉल घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, वहां पर
पॉइंट सी आया, आया नहीं आया? समझ आया बात को? कोई भी डाउट है? कोई भी? अब यहां पर आता है कि इसके लिए चेक क्या होता है। इस मेथड में जो चेक होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ द फोर साइड, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये तो दोनों मेथड में सेम है, और इसमें एडिशन क्या आ गया वहां पर? समेशन ऑफ द राइज माइनस समेशन ऑफ द फॉल। और तीनों के तीनों क्या होने चाहिए वहां पर? एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी वहां पर बोला जाएगा कैलकुलेशन एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रिड्यूस लेवल इज करेक्ट इफ these two is equal but this is have different value. It means ये आपको यह दर्शाएगा यदि यहाँ पर ये दोनों इक्वल है बट ये अलग है, इसकी वैल्यू अलग आती है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ you have an error in your calculation and there is also error in the reduced level you calculated. इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो भी कैलकुलेशन करी उसमें कोई ना कोई एरर है, और आपने जो रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करा उसमें भी कोई ना कोई एरर है। Then you again repeat the process and again calculate all the RL. तो आपको क्या करना है? दोबारा वहां पर कैलकुलेट करना है और दोबारा वहां पर राइज एंड फॉल कैलकुलेट करना है, कितना राइज है कितना फॉल है, और उसके बाद में आपको रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो, किसी को कोई डाउट है? आप बोलो, किसी को कोई डाउट? तो अपन आगे बात करें। अब अपन एक को न्यूमेरिकल की सहायता से अपन समझते हैं। मैंने वही न्यूमेरिकल यहां पर लिया है जो न्यूमेरिकल मैंने वहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में लिया था, क्योंकि अपन को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। जब तक आपको कुछ नहीं दिया जाए तो आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी कर सकते हो और राइज एंड फॉल मेथड से भी कर सकते हो। When the method is specified in the question, then you only use that method that is specified in the question. अब यहाँ पर कोई अपन ने मैंने बोल दिया कि solve the question and calculate the reduced level only using the rise and fall method. तो आपको पता लग रहा है सबसे पहले क्या मैंने बोला वो स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले अपन को क्या करना है? वहां पर टर्निंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोल दी है मैंने? टर्निंग पॉइंट इज ए पॉइंट आफ्टर विच इंस्ट्रूमेंट द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द पॉइंट फॉर विच वी मेजर द फोर साइड एंड द बैक साइड बोथ, दैट पॉइंट इज नोन एज द टर्निंग पॉइंट। देखिए यहां पर पॉइंट बी के लिए वहां पर बैक साइड एंड फोर साइड दोनों कैलकुलेट करिए, इसका मतलब पॉइंट बी क्या है? यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। पॉइंट सी पर ओनली इंटरमीडिएट साइड कैलकुलेट करिए, तो मतलब पॉइंट सी वहां पर बैक क्या नहीं है? पॉइंट सी टर्निंग पॉइंट नहीं। पॉइंट डी के बाद भी वहां पर पॉइंट डी के बाद भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करिए। हाउ यू आइडेंटिफाई? हाउ आई आइडेंटिफाई? बिकॉज एट द पॉइंट डी backside and foresight both are measured, and at the point E backside and foresight all measure. It means there are the three turning point. तो अपन को क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए यहाँ पर टेबल इस तरह बनेगी। ओ यहाँ पर टेबल मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर एक टेबल आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा राइज और यहाँ पर आ जाएगा फॉल। कितना फॉल हो रहा है, कितना राइज हो रहा है। देन रिड्यूस लेवल, देन रिमार्क। रिमार्क में अपन क्या लिखेंगे? वहां पर रिमार्क में क्या लिखना है कि वहां पर टर्निंग पॉइंट है या नहीं है, और टर्निंग पॉइंट है तो कौन सा टर्निंग पॉइंट है? कौन सा टर्निंग पॉइंट है? ये टर्निंग पॉइंट 1, दिस इज द टर्निंग पॉइंट 2, दिस इज द टर्निंग पॉइंट 3। क्लियर? अब अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या बना देते हैं? डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम आपकी मर्जी है, बनाओ तो बनाओ, मैं यहाँ पर समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। एग्जाम में बना के आओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, नहीं बनाओगे कोई गलती नहीं है, लेकिन वहां पर यदि आपने डायग्राम बनाया तो गलती होने की संभावना नहीं होगी।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट बी पॉइंट ए में से कौन राइज हो रहा है, कौन फॉल हो रहा है। सबसे पहले अपन का पॉइंट ए बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हमारी ये हो गई, आपने पॉइंट ए मेजर करा, पॉइंट ए यहां पर आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, यहां पर ये आपको दे रखा है, आरएल ऑफ द पॉइंट ए आपको दे रखा है। दिस रीडिंग क्या हो जाएगी वहां पर, बैक साइड ये वाली रीडिंग हो गई। तो आपको अब पॉइंट बी देखना है, पॉइंट बी कितना है वहां पर, 2 पॉइंट नीचे जा रहा है। अरे यहां से नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये पॉइंट बी। तो पॉइंट बी क्या कर रहा है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट बी के बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। तो यहां पर देखो, यहां पर रीडिंग कितनी आ रही है, 1.025 दिस रीडिंग। अगला पॉइंट देखो, इससे पॉइंट सी लिए गए, पॉइंट सी कहां पर है, नीचे होगा। अरे इससे ज्यादा रीडिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा हुआ, पॉइंट सी आ गया। आगे पॉइंट डी और भी नीचे चला गया, तो मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट फॉल हो रहा है, पॉइंट डी। डी के बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी गई है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ही हो गई है। तो ये वाली रीडिंग जो है वो क्या है, बैक साइड है, बैक साइड क्या है, ये वाली रीडिंग। उसके बाद देखो पॉइंट ई, पॉइंट ई कहां पर है, नीचे है, पॉइंट डी के अपेक्षा रीडिंग देख लो। पॉइंट ई के लिए फोर साइड क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू पॉइंट डी, तो पॉइंट ई हो जाएगा, है या नहीं है। तो पॉइंट ई भी क्या कर रहा है, फोल कर रहा है। अब पॉइंट ई के बाद भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करी गई है, तो पॉइंट ई के बाद में अपन ने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी है, ये अपनी बैक साइड हो गई। अब पॉइंट एफ के लिए, पॉइंट एफ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्यों, रीडिंग कम है, तो ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। कितना राइज कर रहा है यहाँ पर, ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कितना राइज कर रहा है, इसमें से ये घटा देंगे। तो डायग्राम समझ आया। तो आपको पता लग रहा है कौन सा पॉइंट राइज कर रहा है, कौन सा फॉल कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूं, कर दू रफ, बना लिया। खुद से बनाओगे चीज ज्यादा क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर टेबल में फिल करते हैं अपन। अब देखो पॉइंट बी, यहां से अब तो आपको क्या करना है, इस तरह यहाँ पर एक तरह एरो लगा देना है कि इस पोजीशन से कौन कौन से। अब अपन को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से कौन कौन से पॉइंट मेजर करे गए, उनको ये सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो वहां पर सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी एक पोजीशन से पॉइंट ए की बैक साइड ली गई है और उसी से फोर साइड ली गई है, तो पहले बैक साइड ली गई है, बाद में फोर साइड, तो फोर साइड को क्या कर दो, वहां पर माइनस कर दो। माइनस करोगे किसमें से, 2.105 में से क्या करोगे, यहाँ पर 0.865 माइनस करोगे, माइनस यहाँ पर इससे इधर करोगे तो क्या आ रहा, माइनस आ रहा है। सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है कि पॉइंट इज फॉल। अब कितना फॉल कर रहा है, यहाँ पर आप माइनस करके देखोगे तो क्या आएगा, आपकी वैल्यू आएगी 1.240। 1.240 इट इज फॉल। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर ली गई, तो यहां से अपन ने कोई मेजर नहीं। अब सेकंड जैसे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है तो उससे पहले, सबसे पहले अपन ने बैक साइड में जगह, उसके बाद अपन ने ये मेजर करा, तो अपन इन, तो इसका एलिवेशन हमको पता होगा, तभी तो अपन माइनस कर पाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट जो है, सी पॉइंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, बताइए। सी पॉइंट भी क्या हो रहा है, वहां पर फॉल हो रहा है। माइनस करोगे कितना आ रहा है, 0.555 आ रहा है, नहीं आ रहा, माइनस करके देख लोगे आप। इसी पोजीशन से आप इसके रेशन में अपन ये पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉल हो रहा है, राइज हो रहा है, अपन ने डायग्राम में देखा था क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। माइनस करके देखो कितना फॉल आ रहा है, 2.285, खुद से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर माइनस करके देख लेना। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी गई है, सबसे पहले अपन ये मेजर करा, उसके बाद में अपन ये मेजर करा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, सब्सट्रैक्ट करके देखो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। कितना फॉल कर रहा है, 0.605 कर सकते हो आप माइनस। उसके बाद भी इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई तो सबसे पहले क्या मेजर करा, ये, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्ट करोगे, साइन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या कर रहा है, पॉइंट राइज कर रहा है।
इसका मतलब पॉइंट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। कितना राइज कर रहा है, 0.595 कर सकते हो आप। इस पॉइंट का पहले पॉइंट का आरएल कितना था, 560.5। तो अब फॉल है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो यहां पर आपका जब जैसे ही हम माइनस करोगे तो आपकी रीडिंग कितनी आएगी, 559.260 आ रहा है। ये क्या है हमारा टर्निंग पॉइंट 1। यहाँ पे भी फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, बी पॉइंट के एलिवेशन से सी पॉइंट का फॉल माइनस करेंगे। माइनस करोगे तो आपका देख लीजिए कितना आ रहा है, 558.4 माइनस करके देख लेना 705। टर्निंग पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट डी है वो पॉइंट सी के रेसक में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। देखो यहाँ पर पॉइंट डी पॉइंट सी के रेसक में फॉल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, कितना फॉल हो रहा है, 0.285। तो माइनस करोगे क्या आ जाएगा, आपकी रीडिंग आ जाएगी, कितनी आएगी, 558.420 आ गया। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। पॉइंट ई पॉइंट डी के रेसक में फॉल हो रहा है, तो पॉइंट डी का एलिवेशन कितना है, उसमें से क्या करोगे, फॉल ऑफ द पॉइंट ई माइनस कर दोगे। जैसे ही माइनस करोगे तो यहां पर आ रहा है आपका 557.815। ये हमारा टर्निंग पॉइंट 1 2 था, ये हमारा टर्निंग पॉइंट 3 हो गया। अब देखो पॉइंट एफ पॉइंट ई की तुलना में अपेक्षा में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। राइज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट एफ का एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ई में राइज ऑफ द पॉइंट एफ ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो आपकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, वहां पर 560.500 आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर सकते हो आप। क्लियर है, आई थिंक कोई गड़बड़ है क्या, एक मिनट। आप जोड़ोगे कितना आएगा यहां पर, जैसे ही जोड़ोगे तो आपका आएगा 558.0410। जोड़ कर देखना बेटा, ऐड करके देख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने जो सोल्व करा है वो सही है गलत है उसको चेक कर लेते हैं। सोल्व करा वो सही है गलत, तो उसका चेक कैसे करते हैं, समेशन ऑफ द राइज माइनस समेशन ऑफ द फॉल। समेशन ऑफ द राइज कर लो, यहाँ पर समेशन ऑफ द राइज करो, 0 5 1 आ जाएगा, 8 8 8 16x 17 1 9 2 11 11 और 3 14 असल की 1 1 1 2 6 6.75। फॉल कितना है, 5 9 10 16 10 18 25 2 4 5 2 7 1 8 8.565 ये आ गया। उसका समेशन ऑफ द राइज माइनस समेशन ऑफ द फॉल। समेशन ऑफ द राइज हमारा क्या हो जाएगा, एक ही है तो ये हमारा समेशन ऑफ राइज हो गया। समेशन ऑफ द फॉल मैं लिखना चाहूंगा तो समेशन ऑफ द फॉल आप चेक कर लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर 2.090। इसमें समेशन ऑफ द राइज माइनस समेशन ऑफ द फॉल तो करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0.5955 9 आ रहा है नहीं आ रहा, ये बोलो, ये आ रहा होगा आपका। यहाँ पर माइनस करोगे, चेक करोगे, चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर माइनस प्लस करके आप यहाँ पर समेशन राइज और समेशन फॉल में से घटाते हैं, क्या आ जाएगा 8 पॉइंट, आप सब्सट्रैक्ट करके देख लेना 8.6 सॉरी 565 और 6.475 0 9
तो यहाँ पर आप माइनस करके देख लेना बेटा, और कोई भी गलती हो तो यू कैन टेल मी। यहाँ पर मैंने कोई ना कोई जोड़ने घटाने में कोई गलती करी है तो आप यहाँ पर चेक कर लेना। आपको मेथड समझने आ गया होगा कि मेथड क्या है, आपको मेथड क्लियर हो गया होगा क्या मेथड है, कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है कि जो लास्ट पॉइंट है द पॉइंट वो प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वहां पर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ये अपन को आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो इनिशियल जो प्रीवियस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, उसको अपन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, वहां पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। बेटा आपको ये पता है कि हमारी जो लेवल लाइन होती है, लेवल लाइन क्या होती है आपको मैंने बताया था, लेवल लाइन इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, और लेवल लाइन के जो टेंजेंशियल लाइन जाती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। लेवल लाइन के यदि जो टेंजेंशियल लाइन जाती है वो क्या होती है, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इफ द कर्वेचर इज देयर then level line, if curvature is not there then level line and horizontal line are same. If the curvature is there then the horizontal line and level line is not the same value. If the curvature is there, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, curvature is present here so that level line is this, ये level line हो गई, and horizontal line is this. If the curvature is not there, then the level line and horizontal line will be same. Due to curvature, level line and horizontal line are differ to each other. Due to this, और आप यहाँ पर आपको you know very well that कि that dumpy level and tilting level line of collimation only can measure in the horizontal direction, only along the horizontal line. यदि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग में मेजर करेंगे, बट एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेवल लाइन, बट एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ हमारी क्या है, वहां पर लेवल लाइन है। सो वहां पर इसका मतलब क्या हुआ, हमको मेजर पॉइंट बी की रीडिंग करनी थी, लेकिन ड्यू टू आवर लिमिटेशन ऑफ द डंपी लेवल एंड टिल्टिंग लेवल और द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट वी कैन ओनली मेजर द रीडिंग ऑफ द पॉइंट सी। हम क्या कर सकते हैं, वहां पर पॉइंट सी की रीडिंग ही मेजर कर पाते हैं, पॉइंट बी को मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये तो क्या हो, कर्वेचर की वजह से। बट अब वहां पर आपको पता है कि डेंसिटी चेंज होती रहती है, अर्थ का रिफ्लेक्शन आएगा कि लाइट वहां पर टेलीस्कोप से स्टार पर जाएगी, देन स्टार से रिफ्लेक्ट होके अपने लेवल पर आएगी जिसको अपन मेजर करेंगे। तो इन द ट्रेवलिंग ऑफ द दिस डेंसिटी इज चेंज, ड्यू टू डेंसिटी लाइट इज, जो लाइट होती है, लाइन होती है, वो क्या हो जाती है, वहां पर कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाती है। तो अपन यहाँ पर ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मेजर कर पाते हैं, यहाँ पर अपन किसके अलोंग मेजर कर पाते हैं, दिस पॉइंट डी के रेस्पेक्ट में अपन रीडिंग मेजर करते हैं। तो यहाँ पर दिस एरर इज ड्यू टू द कर्वेचर। यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क करा है वो तो किसकी वजह से आ गई, वहां पर कर्वेचर की वजह से आ गई। और यहाँ पर जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, सॉरी ग्रीन कलर से जो मार्क कर रहा हूं वो किसकी वजह से आ गया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की वजह से आ गया। एक्चुअल में रीडिंग बी मेजर करनी थी, लेकिन आपने बी मेजर ना करके सी मेजर करा, सी कर्वेचर, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट है तो आप सी को भी मेजर नहीं कर पाते। क्या मेजर कर पाते हो, वहां पर डी मेजर कर पाते हो। तो यदि आपने कर्वेचर करेक्शन आपका बीसी है तो ये करेक्शन क्या होगा, वहां पर बोलो, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा उसमें, और आपका वहां पर क्या करना पड़ेगा, ये जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको अपन बोलते हैं कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्वेचर करेक्शन की। क्या बोला था मैंने कि एक्चुअल में बी मेजर करना चाहिए था लेकिन बी मेजर नहीं कर पाए ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, because with the help of the leveling instrument you can measure the horizontal line of the side. It means you can only measure the reading with respect to the point C. आप point C के रेस्पेक्ट में ही रीडिंग मेजर कर सकते हो, point D के रेस्पेक्ट में रीडिंग मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, because of the limitations of the dumpy level। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका ट्राइंगल OAC बन रहा है। Here A is the
90 degree is the 90 degree because this is the plumb line, and OB is the radius of the earth. OB is the radius of the earth, and OA is also the radius of the earth. BC is the correction due to curvature. ये अपन को कर्वेचर करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. और AC क्या है वहां पर जो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, AB क्या है यहाँ पर जो आप मेजर कर रहे हो. तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता. OC स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, OC स्क्वायर क्या लिख सकूंगा मैं, OB प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. एम आई क्लियर. OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. OB क्या है यहाँ पर R, BC क्या है यहाँ पर CC का स्क्वायर. है या नहीं है, बोलिए. AD क्या है यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने मेजर करी है D, O क्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OA क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ R स्क्वायर, AC क्या है यहाँ पर D स्क्वायर. है या नहीं है. यहाँ पर ब्रैकेट खोल सकता हूँ, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं जैसे अप्लाई करूँ क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर प्लस 2R CC इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. होगा या नहीं होगा, बोलो. यहां से R स्क्वायर एंड R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या करूं मैं यहाँ पर CC कॉमन ले लूंगा. CC जैसे ही कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 2R प्लस CC इक्वल टू D स्क्वायर. इक्वल टू D स्क्वायर. आया नहीं आया, बोलो. ठीक है, समझ आ रहा है बात. तो अब यहां पर मैं देखूंगा तो CC इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R प्लस CC. यहां पर R क्या है हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ हमारी क्या होती है, लगभग 6370 होती है नहीं होती. रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ हमारी कितनी होती है वहां पर 6270 होती है नहीं होती अप्रोक्सीमेटली, बोलिए. तो यहां पर मैं रेडियस ऑफ द अर्थ लिख दूंगा. यहां पर मैं जैसे ही रेडियस ऑफ द अर्थ लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, रेडियस ऑफ द अर्थ. तो 2R हमारा क्या होगा वहां पर, 2R क्या हो जाएगा वहां पर CC की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा. 2R की वैल्यू CC की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो गई. देन क्या लिख सकता हूं यहां पर, CC इक्वल टू 2D स्क्वायर अपॉन 2R. इसका मतलब हमारा कर्वेचर करेक्शन कितना आया, D स्क्वायर अपॉन 2R. कर्वेचर करेक्शन कितना हो गया, D स्क्वायर अपॉन 2R. समझ आया, कोई भी डाउट है आपको, बोलिए. R लगभग क्या होता है, R इज अप्रोक्सीमेटली 6367 होता है नहीं होता, बोलो. मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ट्राइंगल अपन देखो यहां पर हमको we want to measure V, but due to the curvature of the earth, level line and the horizontal line are different, and due to the limitation of the level we can only measure along the line of horizontal line. So we measure the point C reading, not the B, or we want the reading with respect to B. It means there is the correction needed BC. It means BC equal to the curvature correction. If I consider the triangle OAC, angle A is perpendicular. OA equal to the radius of the earth equal to the OB. OA and OB क्या है वहां पर, radius of the earth है. And the AC is the distance you measure D. है या नहीं है. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. होगा या नहीं होगा. OC को मैं क्या भी लिख सकता हूं यहां पर, OB प्लस BC. देखो यहां पर डायग्राम में, इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर.
हुआ या नहीं हुआ? बोलो। OB इक्वल टू क्या है यहाँ पर? OB इक्वल टू R, BC इक्वल टू CC इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जैसे ही इसको ओपन करोगे A प्लस B का होल स्क्वायर लगाओगे, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर प्लस 2RCC इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। Then I common the value of CC, then 2R and CC is remaining equal to D square। हुआ या नहीं हुआ? Then CC यहां पर देखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? मैं CC इक्वल टू क्या हो जाएगा? D स्क्वायर अपॉन 2R प्लस CC। बचा या नहीं बचा? The radius of the earth is approximately 6367 kilometer। It means तो वहां पर 2R is more and more greater than CC। तो अपन क्या कर सकते हैं वहां पर? We can consider the neglect CC with respect to the 2R। यदि अपन ने वहां पर CC को नेग्लेक्ट मान लिया, देन क्या बचेगा? CC इक्वल टू 2D स्क्वायर अपॉन 2R। आएगा नहीं आएगा? बोलो। आई बात समझ में? तो ये हमारा कर्वेचर करेक्शन हो गया। जैसे यहां पर आप R की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू कितनी रखोगे? 6367। तो यहां पर आप देखोगे कि CC इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पर 0.0785 D स्क्वायर। सोल्व करके देख लेना बेटा आप। ये आ गया। अब यहाँ पर जो CC आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। लेकिन आपको D किस में रखना पड़ेगा? किलोमीटर में। क्यों किलोमीटर रखना पड़ेगा? क्योंकि अपने R को किलोमीटर में रखा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जिनको भी नोट करना है। अब यहाँ पर जो करेक्शन होगा CC नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस करेक्शन क्या होगा वहां पर? ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू होगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। लिख लीजिए जिनको भी नोट करना है। यू हैव 2 मिनट, लिख लो। कर्वेचर करेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा हमेशा। लिख लिया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया आपके नोट्स के लिए कि OC स्क्वायर, आपने यहाँ पर R क्या है, D क्या है और CC क्या है। अब आता है रिफ्लेक्शन करेक्शन। बेटा मैंने बोला था कि आपको डायग्राम आएगा, यहाँ पर डायग्राम आपको मैंने शो कर रखा है। अब आप मान लेते हैं कि वहां पर कर्वेचर के साथ मेजर कर रहे हो, तो आपको C पर रीडिंग मेजर करनी चाहिए थी, लेकिन आप C पर मेजर नहीं कर पाते। आप रीडिंग कहां पर मेजर कर पाते हो? D पर मेजर कर पाते हो। इसका मतलब ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द डेंसिटी चेंज ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब आपने रीडिंग D पर मेजर करी, आपने वहां पर रीडिंग D पर मेजर कहां करनी थी? C पर करनी थी। तो इसका मतलब आपने वैल्यू क्या करी है? कम मेजर करी है। वहां पर वैल्यू आपने कम मेजर करी, तो करेक्शन वहां पर क्या होगा? करेक्शन इज पॉजिटिव। तो इसमें रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होगा? वहां पर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब मैंने यहाँ पर रीजन बताया कि एटमॉस्फेरिक जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी है, जैसे जैसे अपन हाइट पे बढ़ते जाते हैं, डेंसिटी ऑफ द एयर क्या होती जाती है? वहां पर कम होती जाती है। हमारी अर्थ की सरफेस पर वहां पर डेंस एयर होती है, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा होती है और वहां पर ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? डेंसिटी कम होती जाएगी। तो वहां पर अर्थ की, देखो मैंने लिख भी रखा है कि अर्थ की जो सरफेस है वो एयर डेंसर होती है। तो जो हमारी लाइट है वो हमारे थिनर मीडियम से, ऊपर वाले मीडियम से वहां पर डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमारी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? मूव कर जाएगी, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में यह होना चाहिए था, एक्चुअल में AC होना चाहिए था, लेकिन डेंसिटी की वजह से, आपने डेंसिटी चेंज की वजह से आपकी लाइन क्या हो गई? वहां पर लाइन ऑफ द साइड क्या हो गई है? AD हो गई है।
लाइन ऑफ द साइट वहां पर क्या होनी चाहिए थी, AC होनी चाहिए थी, लेकिन लाइन ऑफ द साइट ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी क्या हो गई है, वहां पर AD हो गई है। देखो मैंने ये चीज यहाँ पर लिखी है। तो लाइन ऑफ द साइट डज नॉट रिमेन हॉरिजॉन्टल बट बेंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो गया वहां पर, AD हो गया, AD डैश हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, रिफ्लेक्शन लाइट क्या हो गया वहां पर, AD डैश AD हो गया। तो वहां पर करेक्शन क्या होगा, वहां पर CD होगा। करेक्शन क्या होगा वहां पर, CD होगा। अब रिफ्लेक्शन करेक्शन बहुत छोटा होता है, इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते। अपन ने इसका, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका सीधा फॉर्मूला दे दिया कि रिफ्लेक्शन करेक्शन इज 1/10 ऑफ CC होगा। रिफ्लेक्शन करेक्शन क्या होगा वहां पर, कर्वेचर करेक्शन का 1/7 होगा, और ये ऑलवेज क्या होगा वहां पर, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा ये अपन ने समझ चुके हैं। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? मैं लिख भी दिया। 1/7 करोगे तो यहाँ पर CR की वैल्यू कितनी आ गई, वहां पर CR इक्वल टू हो गया वहां पर 0.10112 D²। क्लियर है? कोई भी डाउट है? उसके बाद अपन देखते हैं कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन क्या हो जाएगा, CC इक्वल टू क्या होगा, कंबाइंड करेक्शन CC प्लस CR। CC कितना है आपका 0.7, ये हो गया। और उसमें अपने क्या, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, आपकी मीटर में आएगी, लेकिन आपको D किस में लिखना है, आपका किलोमीटर में लिखना है। ठीक है, समझ आ गया? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन। अब कर्वेचर और रिफ्लेक्शन करेक्शन पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन फॉर द डिस्टेंस। बेटा सीधा फॉर्मूला बनाओ कंबाइंड करेक्शन का, मैं CM लिख देता हूं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है, -0.0673 D²। D किस में लिखना है आपको, किलोमीटर में, पहले ही बोल दिया। यहां से वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी, 0.673। किलोमीटर में कितना होगा, ये 3.4 का स्क्वायर। ध्यान रखना D किस में लिखोगे, किलोमीटर में लिखोगे। आप जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वहां पर, पॉइंट, सोल्व करो सब लोग, 778 मीटर। ये आपका हो गया कंबाइंड करेक्शन। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर है यहां तक? अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। बेटा रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, कोई भी एक रिवर है, रिवर यहां पर बहुत बड़ी है, मेरे को इस एंड और इस एंड के एलिवेशन का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। You want to calculate the difference of the elevation of the two ends of the river, and there is no possibility to stabilize the instrument between them. तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज नहीं कर सकते। उस केस में आप कहां जाते हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग पे जाते हो। यहां पर क्या होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है लेवलिंग का, कि आपको यदि यहां पर पॉइंट A एंड पॉइंट B का एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो वहां पर जहां तक कोशिश हो सके, पॉइंट जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है P शुड बी बिटवीन पॉइंट A एंड B एंड हैव द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द A एंड B। वहां पर पॉइंट P की जो पोजीशन है वो पॉइंट A और B के बीच में होनी चाहिए, एंड बोथ and the distance of the point P from point A and B are almost equal. पॉइंट P की जो पोजीशन है पॉइंट A एंड B से ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, ये हमको वहां पर सुनिश्चित करना है, वहां पर कंफर्म करना है। लेकिन रिवर के केस में आप इंस्ट्रूमेंट स्टेबलाइज नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या होगी, वहां पर बीच में दोनों की डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। बराबर नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है, तो यहां पर ये रिवर है, तो आपका पॉइंट A यहां पर है, पॉइंट B यहां पर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर एक बार इंस्ट्रूमेंट को यहां पर रखोगे A के नियर, A के नियर मेजर करोगे, तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, वहां पर HA। अब बेटा यहां पर पोजीशन P की, जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशन P है, P की डिस्टेंस A से कम है या ज्यादा है, कम है। यदि व्हेन द डिस्टेंस इज लेस
देन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लेवल लाइन क्या होती है, सेम होती है, अपन ने पहले ही समझा ये चीज। तो पॉइंट ए की रीडिंग के लिए लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेम होगी। इफ द लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर सेम, इट मींस देयर इज नो, वहां पर क्या होगा, वहां पर ना तो कंबाइंड करेक्शन और वहां पर कर्वेचर करेक्शन और रिफ्लेक्शन करेक्शन नहीं होगा। लेकिन पॉइंट बी की डिस्टेंस पॉइंट पी से ज्यादा है, तो यहां पर आप जो भी रीडिंग लोगे, माना कि यहां पर आपने रीडिंग ले ली एच बी, तो इस रीडिंग में क्या होगी, वहां पर कंबाइंड करेक्शन होगा, मतलब वहां पर कोई ना कोई एरर होगी। क्यों एरर होगी? बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द बी इज मोर, सो दैट जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है देन देयर इज कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन एरर अकर, तो वहां पर कर्वेचर एरर आ जाती है और रिफ्लेक्शन एरर आ जाती है। तो अपन एक तो ये हो गया, सबसे पहले पहला अपन स्टेप क्या करेंगे, अपन इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट पी पर रखेंगे और एक और बी दोनों की रीडिंग लेंगे। जब पॉइंट P1 के लिए एक की जो रीडिंग है उसमें कोई एरर नहीं होगी, बिकॉज पॉइंट ए P1 के पास में, तो वहां पर लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेम हो गई। लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेम हो गई तो वहां पर कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन पॉइंट बी की डिस्टेंस ज्यादा है, सो दैट देयर इज द चांस एंड देयर इज मोस्ट प्रोबेबली द कंबाइंड एरर, कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन एरर अकर। ठीक है, क्लियर? तो अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, वही हमारी रिवर हो गई, हमारा पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट बी के पास में रख देंगे। तो अब जो रीडिंग लेंगे बी पॉइंट पर एच बी डैश ले ली, तो इसमें कोई एरर नहीं आई। लेकिन आप पॉइंट ए पर जो रीडिंग लोगे एच ए डैश, इसमें क्या आएगी, यहां पर एरर आएगी, क्योंकि अब पॉइंट बी पास में है इंस्ट्रूमेंट के, लेकिन पॉइंट ए दूर हो गया, तो पॉइंट ए पर जो आएगी वो एरर आएगी। हम मान के चलेंगे कि दोनों टाइमों पर जो एरर है वो इक्वल है, ये इसका प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन दोनों टाइम एरर सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन एरर को अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इलिमिनेट कर दिया। तो यहां पर क्या फायदा हुआ, फ्रॉम द रेसिप्रोकल लेवलिंग यू कैन इलिमिनेट द कंबाइंड एरर एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर, बट पैरेलैक्स एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने सब कुछ ये लिख दिया। रिफ्लेक्शन लेवलिंग इज यूज to determine the correct difference in the elevation of 2 points which are quite a large distance apart, and it is not possible to set up the instrument midway between these 2 points. रेसिप्रोकल लेवलिंग कहां करेंगे, रिवर और डीप वैली में करते हैं। रेसिप्रोकल मैंने बोला कि वहां पर दो तरह की कोलिमेशन एरर और कंबाइंड एरर को रिमूव कर देता है, बट पैरेलैक्स एरर को रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, मैंने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट ए के पास में रखा, पॉइंट ए के पास में रखा, तो वहां पर पॉइंट ए पर जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, वहां पर करेक्ट होगी, बट पॉइंट बी की रीडिंग में कोई ना कोई एरर आएगी। तो वहां पर पॉइंट ए की रीडिंग क्या होगी, एच ए, पॉइंट बी की रीडिंग क्या होगी वहां पर एच वी माइनस ई। तो यदि अपन इनका डिफरेंस निकालना चाहे तो डिफरेंस क्या जाएगा, एच इक्वल टू एच ए माइनस एच वी माइनस ई। ठीक है, अब अपन ने पोजिशन बी कर दिया, पॉइंट पोजिशन बी करिए, तो पोजिशन बी के लिए, पोजिशन बी के लिए वहां पर जो ए पर रीडिंग होगी वो कितनी होगी, वहां पर बोलिए, एच ए माइनस ई। अरे पॉइंट ए पर जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, एच ए डैश माइनस ई होगी या नहीं होगी, एच ए डैश माइनस ई। पॉइंट बी के जो रीडिंग होगी इसमें कोई एरर नहीं होगी, वो क्या होगी, एरर फ्री होगी, एच वी माइनस बी। ट्रू डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, पोजीशन चाहे ए पर रखूं चाहे बी के नियर रखूं, कितना आएगा, एच ए डैश ई माइनस एच बी डैश। आया नहीं आया, बोलिए, बोलो, ये समझ आया नहीं आया? तो अब मैं क्या करूं यहां पर, तो यहां पर मैं इक्वेशन एक यहां पर आ गई थी, ये इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को क्या कर दूं, मैं जोड़ दूं। इक्वेशन एक क्या थी हमारा, एच ए इक्वल टू एच ए माइनस एच बी माइनस ई। तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या जाएगा, यहां पर 2h इक्वल टू एच ए माइनस एच बी प्लस ई प्लस एच ए माइनस ई, सॉरी
प्लस एच ए माइनस ई माइनस एच वी, हुआ या नहीं हुआ? ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ट्रू एलिवेशन कितना बचा? एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द ट्रू एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी. यहां से क्या आ गया आपका? पॉइंट ए और बी का ट्रू एलिवेशन आ चुका है. आया नहीं आया? बोलो, समझ आई बात? क्लियर है? अब हमारे पास इक्वेशन एक क्या है हमारी? एच इक्वल टू एच ए माइनस एच बी माइनस ई. इक्वेशन 2 क्या है? एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश. अब मैं क्या कर दूं? यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करता हूं, देखो क्या आता है. मैंने माइनस कर दिया, इधर 0 आ जाएगा. एच ए एच बी प्लस ई माइनस एच ए डैश माइनस माइनस प्लस प्लस एच बी डैश. आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर क्या हुआ? ई और ई क्या हो गया? 2e हो गया. 2e, ठीक है, प्लस एच ए एच बी माइनस एच ए माइनस एच बी डैश. आया नहीं आया? इक्वल टू 0. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 2e इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच ए डैश एच बी डैश माइनस एच ए एच बी. 2 नीचे चला जाएगा, तो ये 2 यहां पर आ गया. तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? एरर भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी एरर आई है. यहां पर आप ट्रू हाइट भी मेजर कर सकते हो, यहां पर आप एरर भी मेजर कर सकते हो कि यहां पर दोनों के मेजरमेंट में कितनी एरर आई थी. क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी तरह का कोई डाउट हो. रेसिप्रोकल लेवलिंग समझ आ गई? रेसिप्रोकल लेवलिंग, व्हेन वी आर यूजिंग द रेसिप्रोकल लेवलिंग, व्हेन there is, when the two point are apart from each other and there is no possibility to stabilize the instrument between them, then you go for the reciprocal leveling. In reciprocal leveling, first you stabilize the instrument near the point A, then calculate the height of the point A and B. Point A is nearest to the point B, so that there is no error in the reading of the A. There is the error in the point reading of the point B. ठीक है? उस तरह उसके बाद अपन क्या करेंगे? वहां पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन B पॉइंट के पास में रख देंगे. B पॉइंट के पास में रखेंगे तो वहां पर B में कोई एरर नहीं आएगी, A में एरर आएगी. देखो यहाँ पर A में एरर आई, B में कोई एरर नहीं. फर्स्ट में B में एरर आई, A में नहीं आई. तो अपन ने ट्रू हाइट निकाल ली और वहां पर टोटल एरर निकाल ली. क्लियर है? अब इसके आधार पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं. एक रेसिप्रोकल लेवलिंग कर रहे हैं अपन. यहां पर आप क्या कर रहे हो? यहां पर एक रेसिप्रोकल लेवलिंग कर रहे हो, ठीक है. उसमें आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट P के पास रखा, उसका P Q पर रखा. P पर रखा तो P की रीडिंग और Q पर रखा और P पर रख के Q की रीडिंग. When the instrument position is Q, then the stop reading at P and stop reading at Q. तो दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस आपको दे रखी है. पॉइंट P का RL दे रखा है, पॉइंट Q का आपसे RL पूछा है. ठीक है? पॉइंट P का RL दे रखा है, पॉइंट Q का RL पूछा है. तो हमारा क्या काम है? पहले तो अपन ट्रू हाइट व्हेन द पोजीशन A पर है, P पर है. तो ट्रू हाइट कैसे निकालोगे आप? बोलो, सीधा घटा दो, जोड़ दो, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. 1.824 माइनस 2.748 कितनी वैल्यू आ रही है? यहां पर सोल्व करोगे तो 0.294 माइनस आ रहा है. अब दूसरा ऐसे निकालो, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एट Q, तब देखो यहां पर कितना आ रहा है? 0.928 माइनस 1.606. 1.606 देखो कितना आ रहा है? माइनस 0.678 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहां पर आपको H निकालना है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 0.924. साइन नहीं ले रहा, दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगा. 0.678 डिवाइडेड बाई 2. तो यहां से H कितना आएगा आपका? 0.801. ये माइनस आया. इसका मतलब क्या हुआ?
पॉइंट क्यू हमारा क्या है, पॉइंट पी की अपेक्षा विलो है, तो आर एल ऑफ द पॉइंट पी क्या आ जाएगा, आर एल माइनस आ रहा है तो आर एल ऑफ द क्यू क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पी माइनस एच। आर एल ऑफ द पी कितना है हमारा 126.386, 126.386 माइनस एच कितना है 0.801 है या नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही सोल्व करोगे तो पॉइंट क्यू का आरएल आ जाएगा, कितना आ रहा है 125.585। आया नहीं आया, आई बात समझ में नहीं आई, बोलिए समझ आ गया, कोई भी डाउट है बोलो, कोई भी डाउट है क्या। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे पूछा है कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो सीसी इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r। आपको डी कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है वहां पर 1 सी टोटल करेक्शन पूछा है ना आपसे, तो कंबाइंड करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, अरे कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, डी इक्वल टू माइनस 0.7 माइनस सॉरी सी कंबाइंड करेक्शन इक्वल टू क्या पढ़ा है वहां पर माइनस 0.067 डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 0.67, डी कितना है हमारा 1.01 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या जाएगा कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा। कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू आप जैसे ही सोल्व करोगे कितना आ रहा है वहां पर 0.069 मीटर, कंबाइंड करेक्शन आ गया। अब आपका कंबाइंड करेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन, आपका यहां पर एरर कैलकुलेट कर सकते हो, एरर जो होगा वो क्या होगा कंबाइंड एरर प्लस कोलिमेशन एरर सीएम। तो आपको यहां पर यदि कोलिमेशन एरर कैलकुलेट करना है तो टोटल एरर में से क्या कर दो वहां पर कंबाइंड एरर माइनस कर दो। वहां पर कंबाइंड एरर पता है आपको, टोटल एरर आपके पास पता है, टोटल एरर कितनी है, अरे टोटल एरर बताओ ना कितनी है, टोटल एरर आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, टोटल एरर कितनी है वहां पर, आपने वहां पर पॉइंट ए पर रीडिंग कितनी मेजर करी थी 0.928 और ई कितना है वहां पर देखो मैंने बोलू तो एरर कितनी आ जाए आपकी, यहां पर आपने एच कितना मेजर करा है, बोलिए कितना मेजर करा है वहां पर 0.801। तो यहां पर क्या जाएगा ई आ जाएगा, ई आपका आ रहा है 0.123, आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहां पर ई आपका आ गया 0.123 माइनस सीएम कितना है 0.069, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पर कंबाइंड करेक्शन आ जाएगा। मैंने एरर ऐसे निकाली है, आप चाहो तो मैंने जो फॉर्मूला डिराइव कराया था उससे भी आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी तरीके से एरर कैलकुलेट करोगे तो वह एरर क्या होगी, एरर ऑफ द कंबाइंड करेक्शन और एरर ऑफ द कोलिमेशन एरर, ठीक है। तो वहां पर क्या जाएगी, यहाँ पर जैसे ही आप वहां पर टोटल एरर में से कंबाइंड एरर माइनस करोगे तो वहां पर क्या जाएगा कोलिमेशन एरर आ जाएगी, आएगा नहीं आएगा, समझ आया। किसी को कोई भी डाउट हो सर्वेइंग से रिलेटेड, किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, कोई भी तरह का। हमने यहाँ पर आपका सर्वेइंग का सिलेबस फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया है, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग एंड लेवलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम ग्रुप and subscribe our channel and like and share the video with your friends, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, आपका यदि कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिए, और यदि पॉसिबल हुआ तो अपन एक लाइव क्लास रख लेंगे फिर से फॉर द डाउट क्लास, फॉर द डाउट एज ए डाउट क्लास, अपन एक क्लास और रख लेंगे जिसमें आपको पूरे सर्वेइंग से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो उसमें अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है नहीं है तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।